हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 के लिए। और आज उसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने जो लास्ट वीडियो जो देखी है उसमें हमने ऑल ओवर द चैप्टर को इन वन शॉट कवर करने का काम किया था। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो फार्मर है वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट क्या क्या टेक्निक्स का यूज करता है ताकि हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। सबसे पहले क्या आता है उसमें प्रिपरेशन ऑफ सोयल आती है कि लूजनिंग ऑफ सोयल, जिसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड आती है जिसके अंदर सीड सिलेक्शन भी हमने स्टडी किया है। वो डिफरेंट क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज करने का काम करते हैं ताकि जो क्रॉप्स जो हमने ग्रो करवाई है अपनी फील्ड्स के अंदर उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ साथ इरिगेशन की आवश्यकता भी होती है ताकि प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो वो अपना फूड प्रोड्यूस करने में भी क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसको हमें सीड्स को जब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड्स के अंदर तो वो उनके अंदर क्या हो जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड करवाने का काम किया था वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उसके लिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हमारे क्रॉप प्लांट को ही मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं वीड्स, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दी वीड्स। उसके बाद जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद उसमें से क्या कर लिया जाता है, कटिंग डाउन हो जाता है किसका, मैच्योर्ड प्लांट का। फिर उसके बाद लास्ट क्या आ जाता है हमारे पास कि हम किस तरह से स्टोर कर लेते हैं अपने फूड को आगे फर्दर यूज करने के लिए उन फूड ग्रेन्स को। तो यही बात थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। उसके बाद सीड को स्प्रेड किया जाता है ऑल ओवर द फील्ड। फिर उसमें से हम वहां पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं और साथ साथ इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं और जो अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव भी करवाते हैं। फिर जब मैच्योर प्लांट होने के बाद उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उनमें से जब हम प्रीपेयर्ड क्रॉप्स को, ग्रेन्स को जब हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम दी प्लांट, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद पर्पज आ जाता है स्टोरेज। तो ऑल ओवर दी चैप्टर हमारे पास यही है। इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे आज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं। देखो, वैसे तो हम जगह जगह पर विद प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ क्या करते हैं, नए नए प्लांट्स को क्रॉप करवाते हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को, सेम काइंड के प्लांट्स को जब हम क्रॉप करवाने का काम करते हैं तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्रॉप प्लांट्स कहलाते हैं। यही बात देखिए, यहां पर देखो एक फील्ड का हमने यहां पर फोटो लिया है जिसके माध्यम से यहां पर ये चीज क्लियर करवाएंगे। इसमें देखिए ये सेम काइंड के प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, इनको अलाउ किया गया ग्रो करवाने के लिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग्स कहां है, इस पिक्चर में भी है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। When same kind of plants grown at one place on a large scale to produce the food is called the crop plants। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसको हम आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू एक्वायर नहीं होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी हमने अपने इस चैप्टर में कवर अप की थी। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ये भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर रबी क्रॉप्स, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। अगर डिफरेंशिएट की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट एक तो किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोइंग पीरियड के अकॉर्डिंग। हमें पता जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स किस सीजन में उगाई जाती हैं, विंटर सीजन में ग्रो करवाई जाती है, ठीक है। और जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनको हम रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं। ये बात समझ में आई है हमें। तो अगर विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं उससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनको ग्रो करवाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर टू दिसंबर इनका सोइंग पीरियड हो जाता है। लेकिन अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो मॉनसून से पहले ग्रो करवाई जाती है, फील्ड्स के अंदर प्लांट की करवाई जाती है। ये किस पीरियड में आ जाएंगे, जून टू सितंबर इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, सोइंग पीरियड होता है कि जब हम इनको अलाउ करते हैं फील्ड के अंदर प्लांट करवाने के लिए। अब ये बात आ जाती है कि इनको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, कि आफ्टर द मैच्योरिटी इनको जब फील्ड से कब कट डाउन करके अलग कर लिया जाता है, वो होता है स्प्रिंग सीजन में। अब अगर इनकी बात करें खरीफ क्रॉप्स, ये कब होते हैं,
देखो स्प्रिंग सीजन तो क्या, जैसे रबी क्रॉप की जो मैच्योरेशन के बाद अब कटिंग डाउन चली हुई है, जो गेहूं है, व्हीट है, उसकी अब क्या चली हुई है, कटिंग डाउन का प्रोसेस कंटिन्यूटी में है, जिसको हम बोल रहे हैं स्प्रिंग सीजन में। अगर बात कर लें इसकी, तो ये मॉनसून सीजन में कटिंग डाउन होती है किसकी, खरीफ क्रॉप्स की। और मॉनसून सीजन कब होता है, सितंबर अक्टूबर में। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, जो रबी क्रॉप्स होती है, जो सर्दियों में फसलें उगाई जाती हैं, उनको क्या क्या जरूरत होती है, उनको जर्मिनेट करने के लिए तो वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद उनको जब वेल डेवलप्ड ग्रो और डेवलपमेंट के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है, कोल्ड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। देखिए अगर बात करें खरीफ क्रॉप्स की, ये पानी की फसलें होती हैं, इनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और गर्मी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इनको किस मंथ में, जून टू अक्टूबर नवंबर तक इनको क्या, इनका ऑल ओवर जो सीजन है वो रहता है। अब अगर इनके लिए हम डायग्राम्स की बात करें, तो देखिए खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होते हैं, पैडी जिसको हम धान बोलते हैं, मेज हो गई, सोयाबीन्स हो गई, ये कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स। मीन्स टू ये कब होती है, ये होती है रेनी सीजन के लिए। ये तो हमारी जो लाइफ है, एग्रीकल्चरल लाइफ, जो फार्मर्स का बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड है। इन चीजों के बारे में तो हमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे वेल नोन है। अगर बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स में क्या आते हैं, वीट, गेहूं, ग्रेन्स और पी, मटर, ये सारी चीजें कब ग्रो करवाई जाती हैं, विंटर सीजन में ग्रो करवाई जाती है, जिनकी अब कटिंग डाउन चली हुई है प्रोसेस। और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि ये तो हमें पता है कि डिफरेंट इंप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल के लिए, लेकिन उसके अंदर प्लोइंग क्या होती है। पहले जमाने में क्या होता था, हल होता था, ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उस टाइम पर बैल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था फील्ड्स को। तो देखिए ये रहा, ये क्या है, बैल है, और बैल के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, हल को चलाया जा रहा है। अगर बात करें अब की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हो, क्या है, ट्रैक्टर्स, हैरो वगैरह, ये कल्टीवेटर्स हो गया, और ये क्या है, मैनुअल मेथड्स हो गए, जो कस्सी और कसोले की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर फील्ड को, फार्म को कल्टीवेट करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच इंप्लीमेंट्स आर यूज फॉर प्लोइंग। प्लोइमेंट को यूज करने के लिए हम किन किन इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। पहले की बात करें तो क्या है, ये प्लो, तो यहां पर मेंशन किया जा सकता है प्लो। प्लो का मतलब क्या है, हल होता है। ये क्या है, ये है हैरो, HARROW, हैरो, थोड़ा लाइट कलर को चेंज करने का काम करते। उसके बाद ये क्या है, कल्टीवेटर, वेट ए मिनट, कल्टीवेटर। ऐसे ही हम रोटावेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये तो सारे क्या हो गए, ट्रैक्टर के साथ चलने वाले हो गए, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अगर बात करें मैनुअल की, जिसके अंदर हैंड लेबर की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कस्सी, फावड़ा भी बोलते हैं इनको जी। अब अगर बात आ जाती है विथ मेथड रिक्वायर्ड लेबर, लेबर के लिए क्या होती है, जो पहले जो प्लो की आवश्यकता होती है, प्लो के अंदर बैल के साथ साथ, ओक्स के साथ साथ मैनुअल लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती थी। ऐसे ये बात ये कर सकते हैं हम। अब स्मॉल स्केल पे हमें इस तरह से कल्टीवेट करवाना अपने फील्ड को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात तो वेल नोन है हमें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, व्हेन इट इज डन। ये हमें पता है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग डाउन होती है किसका, मैच्योर्ड और रिप प्लांट का। कब, जब वो पककर तैयार हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फसलों जब काटते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग की कब जाती है, फसलों को काटा कब जाता है, जब वो क्या हो जाती है, पक कर तैयार हो जाती है उस टाइम पर, ताकि अब उनके अंदर और कोई गुंजाइश नहीं है डेवलप होने की, वो जितना डेवलप होना था, जितना उनको पक कर तैयार होना था, वो हो चुकी है। उस टाइम पर हम करते हैं हार्वेस्टिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द मैच्योर्ड एंड द रिप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। तो खेत में से गेहूं वगैरह, धान वगैरह, जो भी हमने फसल को प्लांट किया है, उसको काटना, ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। ये चीज तो यहां से वेल नोन है, ठीक है। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें मैनुअल लेबर भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है, डिफाइन वीडिंग एंड मैन्योरिंग। अब वीडिंग क्या होती है, ये बात हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। जब हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ हमारे पर्टिकुलर फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो उनको हमें अपने फील्ड से रिमूव करना पड़ता है, ताकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे, तो वो
उनके अंदर डिवाइड ना हो, वो पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को ही मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। और वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो वीडिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ सम अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड द वीडिंग। यही बात हमने बताई है। तो इस तरह से हम क्या करवाते हैं, वीडिंग करवाते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, यहां से अनवांटेड प्लांट को क्रॉप में से, क्रॉप के साइड में जो प्रेजेंट थे उनको वहां से रिमूव करवा रहे हैं, तो ये क्या है, वीडिंग है। अगर बात करें मैन्योरिंग, मैन्योरिंग में क्या होता है, जब हम कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और द फर्टिलाइजर, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सोयल इज कॉल्ड द मैन्योरिंग। देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, फील्ड्स के अंदर डीएपी, यूरिया, ये तो क्या हो गए फर्टिलाइजर्स, या फिर जब क्या हो, जब एम्प्टी फार्म्स होते हैं, कोई भी फसल ग्रो नहीं करवाई गई होती, उस टाइम पर हम कंपोस्ट को भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैन्योर को, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स से बना होता है, उसको जो फील्ड्स में मिक्सअप करवाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। ये बात हमें यहाँ तक क्लियर है, ताकि हमारी फील्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और हमारी जो क्रॉप जो ग्रो करवाई जाएगी फील्ड्स के अंदर, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो और डेवलप कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ क्रॉप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। अब हमें पता है इरिगेशन तो हम क्यों करवाते हैं, ताकि पानी की सप्लाई हर जगह, हर प्लांट को प्रॉपर मिल सके। लेकिन कई जगह क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है या जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेज है, वो क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। उनमें से एक क्या है हमारे पास, ड्रिप इरिगेशन है। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, जो पाइप्स के थ्रू ऑल ओवर द फील्ड ये क्या कर दी जाती हैं, स्प्रेड कर दी जाती हैं पाइप्स, जिनके थ्रू फिर क्या किया जाता है, वाटर को ड्रिप सिस्टम से क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे, एक तो बात देखिए, इसमें क्या होगा, जो सिर्फ जितनी जरूरत होगी पानी की प्लांट को, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर सप्लाई की जाएगी। इसमें ना तो पानी की वेस्टेज होगी, और क्या क्या होगा देखिए, इसमें पहली तो बात, हमें रेगुलरली चाहे फील्ड हमारा क्या हो, एक लेवल का हो या ना हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि पाइप के थ्रू पानी हर पॉइंट तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दूसरी बात करें तो सोयल इरोजन, इसमें मिट्टी कटने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती, मिट्टी भी नहीं कटती, मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। उसके बाद अगर बात करें तो एक कंजर्व, ये वाटर को भी बचाने में बहुत ही लाभदायक होता है। और इसमें वीड्स भी कम ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट अनवांटेड जहां पर जगह है जिसमें हमने कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करवाया, और वहां अगर हम वाटर की सप्लाई नहीं देंगे तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन के ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्या है, ड्रिप इरिगेशन के अंडर आते हैं, ये क्या उसकी एडवांटेजेस हैं। अब उसके बाद एक और प्रोसेस आता है जो हम जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये जब रिवर से या ट्यूबवेल से हम कैनाल्स के थ्रू सप्लाई करते हैं इन द फील्ड क्या, वाटर को फॉर द इरिगेशन, उस टाइम पर क्या होता है। तो यहां से देखिए उसमें क्या होता है, कैनाल्स में से पानी को रन करवाया जाता है और फिर फील्ड्स में छोड़ा जाता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग की जाती है, टाइम टू टाइम जो इसके अंदर जो प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर, या हम केमिकल्स का यूज करते हैं जैसे राउंड अप वगैरह का, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इसमें काफी अमाउंट ऑफ वाटर तो क्या कर लिया जाता है, जो सोयल प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कैनाल के अराउंड, वो क्या कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए देखो इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। एक तो क्या हो गया, इसमें हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जो भी मैंने बताया कि जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर जाती हैं इसमें अनवांटेड क्रॉप्स, और उनको रिमूव करने का काम होता है। दूसरी अगर बात करें इनएफिशिएंट वाटर यूज, तो पूरा का पूरा पानी हम यूज नहीं कर पाते, उसमें पानी की वेस्टेज भी ज्यादा होती है। जो ग्राउंड वाटर है, सॉरी, ये सिर्फ उन प्लांट्स के लिए सूटेबल है जो क्या है, जो जमीन के अंदर ग्रो करवाई जाती है, लेकिन जो जमीन के ऊपर ग्रो करवाई जाती है उनके लिए ये चीज बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो हम वो जो मॉडर्न टेक्निक्स जिसमें डायरेक्ट ड्रिप सिस्टम, स्पार्कलर सिस्टम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पानी की सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता लग जाता है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं सरफेस इरिगेशन की या एक्सेसिव इरिगेशन की, ये बात बिल्कुल हमें क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि सोइंग ऑफ सीड। आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, लेकिन पहले क्या होता था,
पहले एंडोमेन मेथड होता था जिसमें हम रैंडमली क्या करते थे, हैंड्स की हेल्प से ऑल ओवर द फील्ड सीड्स को स्प्रेड करवाने का काम किया जाता था। लेकिन अब क्या आ गई सीड ड्रिल आ गई। देखिए जैसा ये यहाँ से विजिबल भी है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लाइनमेंट में ही क्या हो रहे हैं, सीड्स को फील्ड के अंदर प्लेस करवाने का काम किया जा रहा है। इसमें क्या हुआ है, एक तो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सीड्स की सप्लाई की जा रही है फील्ड के अंदर। दूसरी बात, एक लिमिटेड अमाउंट सेट हो जाता है कि इतना पर्टिकुलर सीड ही, इतने पर्टिकुलर किलोग्राम में ही सीड प्रोवाइड करवाना है फील्ड के अंदर। दूसरी बात, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी क्या होती है, प्रॉपर होती है। और ये जो मेथड है इसकी हेल्प से क्या होता है, सीड को एक तरह से कवर कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से, सोइल की हेल्प से, ताकि बर्ड्स उनको वहां से पिकअप करने का काम ना करें, पिक ना कर पाए। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। जो ये है, ये सीड्स को क्या करता है, पर्टिकुलर डेप्थ पर ये सेट हो जाती है कि मिट्टी से कितनी गहराई पर हमें उस सीड को प्रोवाइड करना, प्लेस करना है, ठीक है। और मेजर द सीड आउट ऑफ द पासिंग बिटवीन, तो उनके बीच की जो स्पेसिंग है ये भी हमने बात बता दी। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये क्या आप बता रहे हैं कि ये क्या है, एडवांटेजेस हैं किसकी, सीड ड्रिल की। और ये हम इस चीज से वेल नोन भी हैं। तो देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और पेंडिंग में रह जाता है, वो क्या है, एक्सप्लेन द नेचुरल वेज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना एक अलग मेथड है, लेकिन हम बिना कुछ भी प्रोवाइड किए फील्ड्स में उनको हम उसके अंदर जो सोइल प्रेजेंट है उसकी फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो बात क्या हो सकती है कि अभी जो कटिंग डाउन होने के बाद किसकी, क्रॉप्स की, हम उस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड को क्या कर दें, एम्प्टी छोड़ दे, बिना किसी क्रॉप को ग्रो करवाए। उसको मतलब इन दी सेंस आप क्या बोल सकते हो, फैलो लैंड बोल सकते हैं। जिसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में जब आप ग्रो करवाएंगे तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी और जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे। कीपिंग द लैंड फैलो एक तो प्रोसेस हो जाता है ये। दूसरा प्रोसेस हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब हम एक पर्टिकुलर फार्म के अंदर एक ही टाइम पर दो या दो से अधिक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्लांट करवाते हैं, वो क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसमें क्या होता है कि हो सकता है एक क्रॉप को जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो दूसरे को उनकी ना हो, लेकिन उनके कंपैरिजन में दूसरे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, तो उसमें इस तरह से डिवीजन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और वो भी न्यूट्रिएंट सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है, क्रॉप रोटेशन, कि जैसे हमने मान लिया इस बार रेनी सीजन में क्या ग्रो करवाए, पैडी क्रॉप्स को ग्रो करवाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रेनी सीजन आएगा तो उस टाइम पर इसकी बजाय हम कोई भी नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, नेक्स्ट वेराइटी के क्रॉप्स को जब ग्रो करवाने का काम करें तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाया जा सकता है। तो मेन जो क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में से, वो क्वेश्चंस यही होते हैं। और इनमें से ही अगर हमें क्या ये चीजें समझ में आ जाए तो हम ऑल ओवर दी चैप्टर के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।